बच्चे बोल रहे हैं कि ये चैप्टर बहुत टफ है, पर क्या ये सच में टफ है? आइए देखते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां हम आज पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास टेंथ की केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर, और हमारी बुक का भी फोर्थ चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर में अपन पहले कार्बन के बारे में बात करेंगे। कार्बन जो एलिमेंट्स है वो, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ज्यादा क्यों पढ़ रहे हो उस कार्बन के बारे में, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद में फिर कार्बन के जो और कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन है, उनके बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को आराम से समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कार्बन की। तो कार्बन क्या चीज है, समझने की कोशिश करो। देखो, सबसे पहले अपन बेसिक बेसिक चीजें लेके चलते हैं। कार्बन क्या है? तो आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन है वो 6 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। 1 2 3 4 5 6, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपके? 6 हो गया उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। सेकेंड, द एलिमेंट ऑफ कार्बन इज नॉन मेटल। क्या होता है ये? आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो कार्बन जो क्या है वो नॉन मेटल है, ठीक है। इट्स सिंबल इज सी। कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। ऑल द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। तो जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं आपकी पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे वर्ल्ड में, वो सब किसी न किसी तरीके से कार्बन से जुड़ी हुई है। वो कार्बन या कार्बन के कंपाउंड से ही मिलके बनी हुई है। तो कैसे कैसे है, कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना। और उसके बाद में कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो इससे पहले वाले चैप्टर में अपन पढ़े थे आयोनिक बॉन्ड। तो इस चैप्टर में अपन कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले बेसिक बेसिक चीज समझ आएगी आपको कार्बन के बारे में, कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। उसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर पे आता है तो वैलेंसी उसकी कितनी होगी? 4 हो गया। लिखी हुई नहीं है, मैं लिख देता हूँ, है ना। तो वैलेंसी कितनी होती है इसकी? 4 वैलेंसी होती है, मतलब कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है, ठीक है। और सारे सारे जो भी नॉन लिविंग या लिविंग थिंग्स है वो कार्बन या उसके कंपाउंड से मिलके बने हुए होते हैं। और कार्बन जो है वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये बात समझ में आ गई। चलें आगे। अब आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर क्या पढ़ना है अपने को। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे व्हाई कार्बन इज सो स्पेशल। कार्बन का स्पेशल क्यों है? ये कार्बन के बारे में आपका पूरा चैप्टर बना दिया इन्होंने। चैप्टर छोड़ो, आप 11 12 के अंदर आप देखोगे तो पूरी बुक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से पूरी बुक आएगी 11 क्लास में, 12 क्लास के अंदर, या आप कॉलेज में भी पढ़ते हो तो पूरी बुक पढ़नी है आपको, है ना। तो ये क्या हो गया इसके अंदर? ये कट क्यों रहा है मेरा? एक सेकंड रुकना, होल्ड करना है ना। अ, अब ठीक है, अब दिख रहा है बोर्ड सही ठीक से? हाँ, ओके। थोड़ा सा रेशो में गड़बड़ हो गई थी, बट अब ठीक है। अब मुझे लगता है कि इस पर आपको पूरा बोर्ड ढंग से दिख रहा होगा, है ना। तो कार्बन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों अपन की बात कर रहे थे हम, कि कार्बन के बारे में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पूरी पढ़नी पड़ती है। तो दो प्रॉपर्टी, कार्बन की दो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है और कार्बन के बारे में अपने को इतना पढ़ना पड़ता है। पहला जो है वो चीज है उसकी टेट्रावेलेंसी। पहली चीज क्या होगी? टेट्रावेलेंसी। ये कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी क्या होती है? तो मेरी बात सुनो, जैसे याद है आपने पहले बात की थी, मैं वापस आपको समझा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन कौन सा नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, आपको याद होगा, आपको पता ही है। तो ऑक्सीजन आता है 8 नंबर के ऊपर, मतलब कि ऑक्सीजन की जो है ना एटॉमिक नंबर है वो 8। इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन जमा हो गए, तो ये उसका न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। फर्स्ट वाले सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर 8 में से 2 चले गए, बच गए कितने? 6 बच गए। तो इसका मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने आपको आयोनिक कंपाउंड वाले चैप्टर में, इससे पहले मतलब आपने जो मेटल पढ़ा था उसमें अपन आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक बॉन्ड पढ़े थे, उसमें बात की थी, बट मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, है ना। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 6, ठीक है। अब लास्ट वाला जो सेल है ना, इसको पूरा भरने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देवे, या 2 इलेक्ट्रॉन ले लेवे। तो ज्यादा इजी क्या पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा इजी पड़ेगा, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जो इसका इजी काम पड़ेगा, जो ये करेगा ना, वो उसकी होती है वैलेंसी। इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी है ऑक्सीजन की, वो वैलेंसी कितनी है? उसकी 2 है।
मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, ये इसकी वैलेंसी है। समझ में क्या वैलेंसी कैसे निकालते हैं? जैसे आपने 9th क्लास में से आपने पढ़ रखा है, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, आपको देखिए समझ में आ जाएगा। अच्छा, जो कार्बन है ना, अब एक कार्बन कितने नंबर पर आता है? कार्बन आता है 6 नंबर। कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। इसके अंदर ये हो गया आपके प्रोटॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन। फर्स्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सेकंड वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो बाकी कितने बच गए? 2 हो गया। बाकी कितने बच गए? 4 और बच गए, तो बाकी आएंगे 4, 1 2 3 4। अब कमाल की बात यह है कि यहाँ पर है ना 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेवे तो भी इसके लिए बात बराबर है, या 4 इलेक्ट्रॉन दे देवे तो भी बात बराबर है। ये 4 लेवे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 लेवे तो भी कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो इस वजह से ये ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है। जैसे ये तो केवल 19 से बॉन्ड बनाएगा जिससे 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएगा कहीं से, पर ये तो ले भी सकता है और दे भी सकता है, दोनों काम इसके हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4 है। तो इसका बड़ा फायदा होता है कार्बन को, और इस वजह से कार्बन के जो नंबर ऑफ कंपाउंड है वो बहुत सारे हैं। बात समझ में आ गई? कार्बन कितने कंपाउंड क्यों है? तो इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि कार्बन के इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों हैं, कार्बन के इतने कंपाउंड्स क्यों हैं आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर, इस एनवायरमेंट में, इस दुनिया के अंदर, तो क्यों है? उसकी टेट्रा वैलेंसी के कारण। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा का मतलब 4, तो 4 वैलेंसी होती है, इस वजह से इतने कंपाउंड उसके अंदर बनते हैं। तो मैंने फर्स्ट रीजन आपको बता दिया कि atomic structure gives its valency of 4, meaning it can form 4 bonds with other atoms. This property is known as tetravalency. ये तो एक रीजन हो गया कि कार्बन के नंबर ऑफ कंपाउंड्स इतने ज्यादा होते हैं और इतना इंपॉर्टेंट और अपना पढ़ रहे हैं। सेकेंड है कैटेनेशन। क्या है कैटेनेशन? कैटेनेशन क्या है? कार्बन के अंदर होती है सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग। इसका मतलब यह है कि कार्बन बाकी जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे उनसे तो बॉन्ड बनाएगा ही, उनसे तो कॉन्टेक्ट में आएगा ही, लेकिन एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से भी बॉन्ड बना लेता है। जी एक और दूसरे कार्बन से भी बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से क्या है कि ये कार्बन आपस में भी सेल्फ लिंक कर लेता है, आपस में भी बॉन्ड बना लेता है। इस वजह से कितने ही लंबी स्ट्रक्चर बन सकती है, कितनी भी लंबी चेन स्ट्रक्चर बन सकती है, कितना ही बड़ा कंपाउंड बन सकता है, और कितने ही कंपाउंड बन सकते हैं। सोच के देखो, एक तो 4 वैलेंसी पहले से ही है, तो वो दूसरे एलिमेंट से तो बन ही रहा है, वो सारे एलिमेंट से वो बॉन्ड बना रहा है, प्लस आपस में भी बॉन्ड बना के, जैसे कि एक कार्बन से अलग बॉन्ड बन गया, 2 कार्बन से अलग बॉन्ड बन गया, 3 कार्बन से अलग बॉन्ड बन गया। अलग अलग कार्बन कितने हो सकते हैं ऐसे? तो ऐसे तो कितने ही एलिमेंट बन सकते हैं। तो इस वजह से कार्बन जो है वो इतने ज्यादा कंपाउंड बना सकता है, इस वजह से कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से अपन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 2 रीजन हो गए, पहला रीजन क्या हो गया? टेट्रावेलेंसी। तो रीजन क्या हो गया? केटेनेशन, ठीक है। This is the property of self-linking, allowing carbon atoms to form long chains, branch structure, and ring with other carbon atoms. अब मैंने आपको खाली बस चेन में बताया, बट ये फिर ब्रांच में और रिंग में बन सकते हैं, तो मैं बना के बताऊंगा आपको आगे कि वो कैसे बनता है। लेकिन ये समझ में आ गया ना आपको कि 2 प्रॉपर्टी जिस वजह से कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि भाई कार्बन जो है वो इतने ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों है कार्बन के, तो क्यों है कार्बन इतने ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स? रीजन क्या हो गया? टेट्रावेलेंसी एंड कैटेनेशन। 2 रीजन, फर्स्ट पॉइंट टेट्रावेलेंसी, सेकंड पॉइंट कैटेनेशन। ये तो आपको याद रखने हैं, बाकी तो आप लिख ही लोगे, होशियार बच्चे हो, ठीक है। चले आगे। चलिए ये आपको बता दिया वैलेंसी कैसे क्या होती है। अब हम बात करते हैं कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स की, है ना। एलोट्रोप्स मतलब कि कार्बन के और कौन कौन से रूप होते हैं, कौन कौन से राउंड रहता है, नहीं आया वो कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला, वो मीम देखा होगा आप लोगों ने, वो रावण का, जिसके अंदर वो साधु बन के आता है, उसको बड़े मीम बनते हैं, वो रूप बदल लेता है। तो वैसे ही कार्बन भी है ना, बड़े सा रूप बदल लेता है, ये वैसा ही है रावण जैसे ही, ये टिंग करता है, पूरा रूप का चेंज हो जाता है। तो कौन कौन से रूप है इसके, देखना कितने वर्सेटाइल है रूप, वो समझना, देखो देखना उसको। जैसे अभी अपने कार्बन ने बात की, नाम सुन के तो अपन क्या कि जब जनरली अभी ये चैप्टर आप पढ़ोगे उसके बाद तो चलो आपकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगी। पर अभी तक जनरली लोग क्या समझते हैं, कार्बन मतलब देखा क्या होगा आपने, कोयला देखा होगा, तो दिमाग में वो कार्बन नाम भी शीशा आता, लगता है कि वो काली काली सी चीज होती होगी, पाउडर जैसा कुछ होता होगा, या फिर पत्थर जैसा कुछ होता होगा, कार्बन ऐसा दिखता होगा, है ना। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कार्बन की डायमंड दिखा ना, डायमंड ये भी प्योर कार्बन है। क्या ये प्योर कार्बन, इसके अंदर और कोई एलिमेंट नहीं, केवल कार्बन एटम ही है जो कि आपस में जुड़े हुए, वो लोग कितना शाइनी एकदम चमक चमक कर रहा है एकदम से। ये तो मेरा फोटो जहां से मुझे मिल गई जैसी है ये, बट इससे अच्छी फोटो भी आपने देखी होगी, डायमंड आपने देखे होंगे, तो डायमंड कितना चमकीला होता है और स्ट्रोंगेस्ट मटेरियल होता है और इतना शाइनी भी होता है, बट वो कार्बन से बना हुआ है। तो अपने अंदर जो इमेज है ना कि कार्बन काला ही होता होगा, इस इमेज को अपन चेंज करते हैं, क्योंकि ये अपना अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स में भी होता है। तो पहले फर्स्ट बात करते हैं अपन डायमंड की। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स इन अ रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क।
एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ करके बनता है, फिर वो कार्बन वापस 3 कार्बन से जुड़ता है, फिर वो कार्बन वापस से 3 कार्बन से जुड़ता है। जैसे कि देखना, जैसे कि मान लो कि एक कार्बन है तो ये ऐसे 1 2 3 कार्बन से जुड़ेगा, फिर ये कार्बन है ये भी 3 से जुड़ेगा, एक से जुड़ गया, फिर ये कार्बन है ये भी 3 से जुड़ेगा, फिर ये कार्बन ऐसे भी 3 से जुड़ेगा, ये भी इसे 3 से जुड़ेगा, A 1 2 3 हो गया इसके, तो फिर ये भी इसे 3 से जुड़ेगा। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है कार्बन का, और वो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मेक्स डायमंड इनक्रेडिबली हार्ड, इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से बहुत ज्यादा हार्ड बनता है, मेकिंग इट यूजफुल इन ज्वेलरी। इसके यूज वगैरह बाद में देखेंगे, आपको मैं बता देता हूँ स्ट्रक्चर। ये देखो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, जिसके अंदर क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, फिर ये कार्बन ऐसे 3 एटम से जुड़ा हुआ है, फिर ये कार्बन वापस 3 एटम से जुड़ा हुआ है, फिर ये कार्बन वापस ऐसे 3 एटम से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे तीन तीन कार्बन से ये आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक बड़ा शानदार सा एकदम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। कहाँ यूज होते हैं कार्बन के, एक तो ज्वेलरी में यूज होता है, पता ही है आपको, डायमंड वगैरह की कितना सुंदर दिखते हैं वो, ठीक है। एंड ड्रिलिंग टूल्स, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो बहुत बड़ी बड़ी माइनिंग होती है ना, तो माइनिंग के अंदर उसको नीचे डिग करने के लिए, खोदने के लिए अगर मेटल के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी काम नहीं आते हैं, वहां पर काम क्या आता है, डायमंड काम आता है, डायमंड से को करते हैं। विथ नो इलेक्ट्रॉन डायमंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें सारे सारे कार्बन पूरे पूरे बंधे हुए हैं, खींचे हुए हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, ये इंसुलेटर होता है, एक तरीके से प्योर कंडक्टर होता है। इंसुलेटर ही समझ लो इसको, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। सेकंड कार्बन का रूप, कार्बन का रूप चेंज किया, कार्बन क्या बन गया, ग्रेफाइट बन गया, ये भी कार्बन है, प्योर कार्बन। ग्रेफाइट फीचर्स कार्बन एटम्स बाउंडेड टू 3 other forming hexagonal rings arranged in layers। ऐसा कार्बन, फिर क्या होता है, एक और कार्बन, फिर एक और कार्बन, फिर एक और कार्बन, फिर एक और कार्बन, फिर एक और कार्बन, ऐसा एक हेक्सागोनल हो गया, फिर ऐसा एक और कार्बन, 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 इस तरह से एक और हेक्सागोनल बन गया। तो ऐसे 3 3 की लेयर बनती है हेक्सागोनल की। इस टाइप के स्ट्रक्चर से जो बनता है वो बनता है ग्रेफाइट। द वीक फोर्सेस बिटवीन दीज लेयर्स, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ना, ये इन लेयर्स के बीच में, ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इतनी वीक होती है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, दिस मेक ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी। जिस वजह से ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है। अब आपने ग्रेफाइट कहाँ देखा होगा, आपने देखा आपकी पेंसिल के अंदर, पेंसिल की जो निब होती है ना, ठीक है। अब जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में जो इंट्रो के अंदर आपके चैप्टर के नाम के अंदर यहाँ पर फोटो लगाई थी आपकी पेंसिल की, तो बहुत सारे सोच रहे होंगे यार, ये सर डायमंड तो लगा दिया है, पेंसिल क्यों लगा दिया आपने, तो पेंसिल क्यों लगी, क्योंकि पेंसिल भी एक तरीके का कार्बन का ही एलोट्रॉप है। पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट है, वो ग्रेफाइट जो आपकी निब होती है, जो वो लीड होती है, जो ये वाली अंदर से, ये कितनी चिकनी, आपने हाथ देखा होगा, या आप कभी है ना, वो से छोटे बच्चे होते हैं ना, खेलते हैं नोटबुक के ऊपर कैसे ऐसे पेंसिल से पूरा 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 भर देते हैं उसके अंदर, तो उसको आप हाथ लगा दो, चिकना चिकना सा स्लिप 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 सा फील होगा आपको। फील क्यों होता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है। आइडियल फॉर लुब्रिकेंट एंड पेंसिल, अब पेंसिल में यूज होता है, लेकिन लुब्रिकेंट की जगह भी इसका यूज होता है। ये तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो चलिए फोटो दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसे 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, ऐसे 3 लेयर बनी होती है इनकी, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर ये जो आप बीच वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो होता है, ये थोड़ा वीक बॉन्ड होता है, इस वजह से स्लिपरी होता है। इसका यूज लुब्रिकेंट की जगह जैसे भी करते हैं। लुब्रिकेंट क्या होता है, तो आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा ना, इन दो चीजें आपस में ऐसे रगड़ खाती है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं, या अपन जब चल रहे होते हैं या कोई भी सब धक्का धक्का ले जा रहे हो, तो क्या होता है कि वो उसको एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता है जो उसको रोकता है, इसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ना। तो इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, वो आपको पता ही है। बट कुछ मशीन ऐसी है जिसके अंदर आप ऑयल ग्रीसिंग नहीं कर सकते, जैसे मान लो कपड़े बनाएंगे मशीन है ना, इसी को यूज, अब वहां पर आप ऑयलिंग ग्रीसिंग करोगे तो कपड़ा खराब हो जाएगा उस ऑयल से, ग्रीस से। तो वहां पर क्या करते हैं, इस ग्रेफाइट का पाउडर बना करके वो डालते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है, बहुत ज्यादा चिकना होता है, तो ये भी वही काम करता है जो ऑयल और ग्रीस करता है ना। लेकिन ये उससे गंदा नहीं करेगा, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होता है, इस वजह से, ठीक है। तो लुब्रिकेंट की जगह पे भी इसका यूज करते हैं। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इसलिए पेंसिल की लकड़ी बनाते हैं अपन, लोहे की पेंसिल नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, करंट नहीं आ जाए तो बच्चों के, यूं नहीं कि करंट के अंदर फंसा दिया, वही चिपक गए। समझ गए बात को। तो ग्रेफाइड हो गया आपका सेकंड, इसका एलोट्रोप। फर्स्ट हो गया डायमंड। फुलरिन भी होता है ना, फुलरिन क्या होता है कि ऐसे कार्बन कार्बन मिला करके एक बोल जैसा स्फेयर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं,
उसको हम फ्लोरीन बोलते हैं ना, तो वो भी एक इसका एलोट्रोप होता है। ठीक है, डायमंड बता दिया मैंने आपको। डायमंड ईच कार्बन बाउंडेड विद 4 कार्बन होता है, डेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बता दिया मैंने आपको। और ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ध्यान रखना है ना, कार्बन 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 मिलाकर के क्या बनाते हैं, ऐसे डायमंड बनाते हैं। और इसे लेयर्स में होते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्रेफाइट बनाते हैं लेयर्स में। और ये वाला जो बॉन्ड होता है ये वाला क्या कहते हैं इसको, वीक होता है, कोवलेंट बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इस वजह से स्लिपरी स्लिपरी से होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट की सर आप बार बार नाम ले रहे हो, कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, होता क्या, चीज क्या है कोवेलेंट बॉन्ड, मैं बताता हूँ क्या चीज है कोवेलेंट। देखो कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज है, आपने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था है ना। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, अपन ने बात की थी उसके अंदर इससे पहले मेटल्स मेटल्स के अंदर की एक एटम है, दूसरे एटम को उसको क्या इलेक्ट्रॉन देने हैं, उसके पास कम है तो उसको दे देगा, तो वो क्या करेगा, उसको उसके अंदर आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा, जैसे कि NaCl बना था है ना। सोडियम ने क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिए थे, जो क्लोरीन के पास में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, उसने दे दिया, तो फिर अपन ने बनाया था NaCl, आपको याद हो तो। Na और Cl दोनों के ऊपर फिर क्या जाता है, चार्ज जाता है, तो होता है आयोनिक कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है कि ये दोनों दोस्ती करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को समझना है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट समझाऊं दो, कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, है ना। क्या करते हैं मतलब कि समझना है इसको, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास में की वैलेंसी कितनी है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, हाइड्रोजन के पास टोटल होते हैं इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहर पड़ा है, तो ये हो गया हाइड्रोजन है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, ये एक और हाइड्रोजन है ना, एक और हाइड्रोजन है जिसके पास भी एक और इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा। अब हाइड्रोजन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, अपने पास सेल में भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस पास ये एक ही, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी लाना पड़ेगा इसको, या अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, ये काम कर सकता है। ठीक है, ये होता है ना एक वैलेंसी का मतलब। अब ये क्या करते हैं कि ये हाइड्रोजन को कहता है कि भाई तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये कहता है तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो अपन दोनों दोस्ती कर लेते हैं, जब तेरे को जरूरत हो तो तू ले लेना, मेरे को जरूरत हो तो मैं ले लूंगा। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं सुंदर लगेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऐसे, इसको चाहिए तो ये इसको ले लेगा इलेक्ट्रॉन ऐसे, इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस तरीके से इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, बॉन्ड साइन कर लिया एक तरीके से, इन्होंने एक पार्टनरशिप कर ली, इन्होंने इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन के साथ में पार्टनरशिप करी, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल, क्योंकि H के साथ में एक इलेक्ट्रॉन का ही इन्होंने दोस्ती यारी की है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ आ गई नहीं आ गई, समझ आ गई बात। हाइड्रोजन इसको भी चाहिए था एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए था इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में एक दूसरे को दे दिया। जैसे ये वो एग्जाम्पल देखो, आप पहले क्लोरीन देखो, पहले CH, पहले क्लोरीन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब क्लोरीन जो होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, क्लोरीन आता है 17 नंबर, कितने नंबर आता है, 17 नंबर पे। तो क्लोरीन के अंदर जो, अगर मैं आपको वैलेंसी बताऊँ बना करके बता देता हूँ, भोले बच्चे हैं हमारे, अगर इंटेलिजेंट बच्चे हो तो भी कोई बात नहीं, भोले बच्चे हो तो भी कोई बात नहीं, क्लोरीन के अंदर फर्स्ट वाले में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने आ गए फर्स्ट वाले में, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड वाले में कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 2 10 हो गए। अब कितने बच गए, 7 बच गए, कितने बच गए, 7 बच गए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने बच गए, 7, कितने हो गए, 2 + 10, 10 + 6 17। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसका 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑक्टेन जो है वो पूरा हो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्लोरीन है, इसके पास में जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। बात समझ में आ गई। ऐसे कैसे एक और क्लोरीन है, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसको भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसको भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो ये क्या बोलेगा इसको कि भाई एक काम कर, तेरा एक इलेक्ट्रॉन भी अपन बीच में रख लेते हैं, मेरा भी एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख लेता हूँ, उसको जरूरत होगी वो ले लेगा। तो इस तरीके से ये एक काम करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना ये ले। अब इस क्लोरीन के पास कितने हो गए, 7, इसके +1 8, ऑक्टेन पूरा हो गया, इसका काम खत्म। इसके पास जब इसको चाहिए तो इससे ले लेगा, ये इसके पास में
7 पहले से थे, एक इसका ले लिया तो क्या बन गया इसका, हो गया 7। और इस तरीके से क्लोरीन और क्लोरीन का बन गया आपके कोवेलेंट। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया नहीं है, इन दोनों ने दोस्ती यारी करके आपस में अपना काम चला लिया। बात समझ में गई नहीं, कोवेलेंट बोर्ड समझ में आया और समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे देखो कैसे बनता है। अब से अपन बात करते हैं CH4 की, है ना। कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता ही आपको। बाहर आउटर मोस्ट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास में भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन के पास में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा होता है बताइए आपको, एक ही होता है, वही एक्स्ट्रा होता है। ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन को अपना ऑक्सीजन पूरा करने के लिए कितने चाहिए, क्योंकि उसके पास एक ही शेल है, मतलब एक ही उसके पास वो क्लास एक ही है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए उसको, एक ही और चाहिए उसको। और कार्बन को 4 के पास में पहले से 4 और चाहिए, है ना। तो क्या होगा अब यहाँ पर, यहाँ होगा जादू, क्या होगा, जादू। कार्बन के पास में कितने, पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के पास में एक ही था, एक इसने इससे दोस्ती कर ली 1 इलेक्ट्रॉन से, इसके 2 हो गए पूरे, कंप्लीट काम। ये हाइड्रोजन था, इसके पास में एक पहले से था, एक इसने कार्बन से इससे दोस्ती कर ली, इसका 2 हो गया, इसका भी काम कंप्लीट हो गया। ये हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, एक इससे ले लिया इसने, इसका भी काम पूरा हो गया। ये हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन था, एक उससे ले लिया इसने, इसका भी काम पूरा हो गया। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के काम पूरे हो गए। अब कार्बन भी तो अपना काम पूरा करेगा, कार्बन को भी चाहिए, तो कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो ये पिंक पिंक वाले इसके पास पहले से ही थे, इन चारों इलेक्ट्रॉन से भी इसने दोस्ती करी, तो इसके यहाँ पर ये हो गए पूरे के पूरे। अबे तेरी, कहाँ चला गया, ये अब गया यहाँ से होकर के यहाँ होकर के यहाँ होकर के, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के पास भाई साहब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट। और इस तरीके से बनता है आपके अंदर बॉन्ड। तो ये बन गया कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये बन गए आपके कोवेलेंट। आई होप कोवेलेंट बॉन्ड इतना इजी तरीके से भाई साहब आपको समझा दिया, आपको छोटे बच्चों को समझ में आ जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज है। इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, जिसको जरूरत हो वो ले लो। तो इस तरीके से आप देखो, मैं सिंपल भी बता दिया आपको, थोड़ा सा टफर बता दिया, थोड़ा और टफ और समझ लेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको एक बार, अभी आप एक बार देख लो, पोज करना। हाइड्रोजन, क्लोरीन और मेथेन का भी, मेथेन क्या होता है बताऊंगा आपको, बस CH4 मेथेन होता है। या ये जो है मैं आपको, अब आप इसको एक बार बंद करके, स्लाइड बंद करके, पोज करके नोट बुक में भाई इन तीनों के कोवेलेंट बॉन्ड के स्ट्रक्चर जो है वो बना करके देखो, प्रैक्टिस करो, तो आपको समझ में आएगा, ऐसे देखने से कुछ नहीं आएगा। अब अपन चलते हैं, आई होप आप पोज करके बना लिया होगा आपने। अब चलते हैं अपन आगे, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टेप्स ऑफ राइटिंग द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मैंने बना के बता दिया आपको तीनों का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बाकी स्टेप्स आपको क्या फॉलो करने हैं ये बता दिया मैंने आपको, बाकी स्टेप्स आपको क्या फॉलो करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहली स्टेप क्या होती है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप, कि जैसे अपने क्लोरीन का बनाया तो क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन बनाया तो हाइड्रोजन का 1 होता है, जैसे कि आपने कार्बन का बनाया तो कार्बन का 6 होता है ना। तो पहले उसका लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन मतलब कि कार्बन का हो गया 2 2 4 हो गया। जैसे कि आपने लिखा क्लोरीन का, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, 2 8 7 हो गया, है ना। जैसे कि हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है। तो इसे जिसका भी, जैसे ऑक्सीजन का लिखना है आपको, तो कितना हो गया, 2 6 हो गया। तो इस तरीके से आपको उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। पहली स्टेप, आइडेंटिफाई हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड बाय ईच एटम टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता करना है कि कौन से एटम को कितने चाहिए आपको। इसके अंदर इसको 4 चाहिए, 4 इसके पास, इसका 7 है तो इसको 1 चाहिए, इसके पास 1 है तो 1 और चाहिए, इसका 6 है तो इसको 2 और चाहिए। तो इस तरीके से आप पता करोगे किसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। शेयर द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स इन सच ए वे दैट ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल हैव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपको क्या करना है, जब पता चल गया कितना कितना है, तो उसको बस बना लेना है अपने को स्ट्रक्चर। जैसे कि मान लो कार्बन को 4 चाहिए, तो 1 2 3 4 ऐसे बना लो। जैसे ऑक्सीजन को 2, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 इसके ऐसे बना लो। तो इसे उसके अपन को बना लेने हैं उसके साइड में, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको इनको इस वे में अरेंज करना है, जमाना है, जिससे कि उसके वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पूरे हो जाए, जैसे मैंने यहाँ जमाए थे। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन में जमाए तो मैंने इस तरीके से जमाए कि इसके ये 6 सॉरी 7 पहले से थे, एक मिलकर 8 हो गया। जैसे कि इसके कार्बन के 4 पहले से थे, 4 मिलकर के 8 हो गए। हाइड्रोजन के अंदर 1 पहले से था, 1 मिलकर के 2 हो गया। इस तरीके से इसको जमाना है आपको, ठीक है। Keep in mind that the shared electrons are counted in the valence shell of both the atom sharing it। तो आपको ध्यान रखना है, जिस टाइम पे आप जब ऐसे सर्कल बना के उसको बना रहे हो ना, तो ये
तो इसके अंदर आपको जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे खुद के तो पिंक वाले किसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स है, और ये ब्लू वाले जो शेयर कर रखे हैं इसने, तो ये आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपको इस तरीके से पता चल जाएगा आपको कि इसका जो इलेक्ट्रॉन कम्युनिकेशन है वो पूरा हो चुका है। तो इसको बनाने के स्टेप्स जो है वो मैं आपको बता दी, बाकी आप प्रैक्टिकली बिना कुछ करके बताया है उस पर आप सीख गए होंगे, है ना। उसमें मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आएगी। अब आएगी तो फिर पूछ लेना, मुझसे ज्यादा सुधार देंगे आपके। एक कोवेलेंट बॉन्ड का अलग से सिंपल सा और वीडियो बना देंगे। बात आ गई समझ में। अब देखो है ना, ये बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड अलग अलग टाइप के, है ना। कौन कौन से टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक तो मैं बताया था आपको स्टार्टिंग में, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी मैंने बनाया तीनों स्टार्टिंग के, तो तीनों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं, ठीक है। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, जैसे HCl का हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के अंदर बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, पता ही है आपको। क्लोरीन के पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वन डॉट बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है कि इस हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए, तो इसने इसके साथ मिला करके बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट। क्लोरीन को एक और चाहिए था, 7 के पास पहले से थे, तो इसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसके भी हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इलेक्ट्रॉन से ऊपर कंप्लीट हो गए। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन के साथ में ऐसी बॉन्डिंग की है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को बीच में रख करके इन्होंने ऐसी दोस्ती यारी की है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको जब आगे लिखोगे आप HCl, इसका आपने ल्यूइस एस्टर से बनाया, फिर लिखोगे आप H, सिंगल कोवेलेंट मतलब इसलिए एक लाइन, और Cl। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। और बनाओ देखो मैं, क्या ये सिलिकॉन क्लोराइड, ठीक है। सिलिकॉन जो होता है वो कितने नंबर पे होता है, उसकी वैलेंसी वो कितनी होती है, सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। जैसे कि कार्बन की 4 होती है ना, जैसे सिलिकॉन की कितनी होती है, वो भी 4 होती है। तो 1 2 3 4। अब क्लोरीन है, क्लोरीन को बताइए आपको कि इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, तो क्लोरीन बना देते हैं आपका। ये हो गया आपकी क्लोरीन। जाई कम बढ़ रही है क्या, कोई बात नहीं, समझ जाओगे आप। 1 2 3 4 5 6 7, तो उसके पास यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इस क्लोरीन को चाहिए 8, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए इसको, तो इसका पूरा काम हो जाएगा। तो 7 तो उसके पास पहले से थे, एक ने सिलिकॉन का ले लिया, तो ये हो गया इसके 7 इलेक्ट्रॉन पूरे। इस क्लोरीन के पास भी 7 थे, एक का सिलिकॉन का ले लिया, ये हो गए इसके 7 इलेक्ट्रॉन पूरे। ये आई गया वो यार, ये क्लोरीन के पास 7 पहले से थे, एक इसका ले लिया, ये हो गए इसके 7 इलेक्ट्रॉन पूरे। इसके पास में भी 7 पहले से थे और एक इसका ये ले लिया, तो इसके हो गए ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब सिलिकॉन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, इसका एक लिया, इसका भी एक लिया, इसका भी एक लिया, इसका भी एक लिया, इसका भी एक लिया। ये बन गया आपके सिलिकॉन क्लोराइड का फॉर्मूला, ठीक है। ये बन गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उसके अंदर आपको अब देखो, इसके अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड थे ना, इसलिए अपने यहाँ लगेंगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन, 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 सिंगल सिंगल बॉन्ड। ये है आपके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे भी इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर। अब यूं बोलना कि सर यहाँ पे चार चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे, नहीं, पर एक बार में एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना इन्होंने, इसलिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है मैं आपको समझाऊंगा, अभी कंफ्यूजन होना आप कहोगे सर यहाँ तो चार चार हो रहे हैं, चार नहीं हो रहे हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड ही शेयर करा, इसने भी सिंगल ही किया, इसने भी सिंगल किया, इसने भी सिंगल किया, इसने भी सिंगल किया, इसीलिए ये कौन सा बॉन्ड है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का कोवलेंट बॉन्ड। कैसे बनता है देखो देखो। तो ये ले लिया आपने कार्बन सबसे पहले, ठीक है। कार्बन जो है उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, बताइए आपको। ऑक्सीजन जो उसके पास में क्या है, ऑक्सीजन के पास में उसके पास टोटल एटॉमिक नंबर उसका 8 होता है, दो पहले क्लास में भर दिए, बाकी बच गए 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास में है। तो ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या है कि इस ऑक्सीजन के पास 6 पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इसने ले लिए किससे, कार्बन से। हो गए इसके 8, 6 + 2 8। ऑक्सीजन के पास में 6 पहले से थे, 2 इससे ले लिए, इसने कितने हो गए, 6 + 2 8, 6 + 2 इसके भी 8 हो गए। कार्बन के पास में 4 पहले से ही थे, कितने और चाहिए थे इसको, इसको 4 और चाहिए थे, तो इसने क्या कर लिया, 4 1 2 3 4 पहले से ही थे, और 4 इस ऑक्सीजन के लिए, 2 इस ऑक्सीजन के लिए, 2 इस ऑक्सीजन से लिए, इसकी भी हो गए 8।
1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके से इसका जो है पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से देखो, तो इन्होंने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर की, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शेयर किए, दो यहाँ भी किए, दो यहाँ भी किए, दो यहाँ भी किए। तो जब ऐसे दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं, तब जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। और उसको कैसे लिखेंगे अपन? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। बात समझ में आ गई? तो ये है डबल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट समझ में क्या था? जब सिंगल इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और डबल रख रहे हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ऐसे बात करो, अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन में कैसे होता है? ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इस वाले जो पहला वाला ऑक्सीजन है, इसके पास में 6 तो पहले से ही है, दो इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो ये हो गए इसके 8 पूरे। ऐसे कैसे? इस ऑक्सीजन के पास में 6 पहले से ही थे, दो और ले लेगा, तो ये हो गए इसके भी 8 पूरे। और इस तरीके से इन्होंने दो दो इलेक्ट्रॉन बीच में रख करके शेयर करके बनाया है, इसलिए जो उसका बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? ओ डबल बॉन्ड ओ। ये हेडियस लग रहा है बट ये ओ डबल बॉन्ड ओ है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आया? डबल कोवलेंट बॉन्ड जब दो इलेक्ट्रॉन बीच में रख करके वो आप उसको शेयरिंग कर रहे हैं, तो कौन से बॉन्ड बनेंगे? डबल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से मैं इसको आपको आराम आराम समझा रहा हूँ। ये समझ में आ गया तो बाकी तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा ना, इसमें बड़ी दिक्कत आती है इसलिए। समझ में डबल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद चलते हैं अपन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ, है ना? ये कैसे बनता है? तो नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजन में बनता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 जम देता हूँ डिजाइन के लिए, 1 2 3 4 5। एक और नाइट्रोजन है, उसके पास भी कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4। अब इस नाइट्रोजन के पास कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कितने चाहिए? इसको 5 में 3 जोड़ दो, 8 करने के लिए 3 और चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। किससे लेगा? इस नाइट्रोजन से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसको भी चाहिए तो ये भी क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन उसके भी पूरे हो गए। तो इन्होंने तीन तीन इलेक्ट्रॉन बीच में रखे हैं, इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो क्या बनेगा? आपके ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में आपके ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। कैसे बना? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग होती है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि when two atoms share one pair of electrons it forms a single covalent bond, this is represented by a single line between atoms। ऐसे कार्बन कार्बन बीच में सिंगल लाइन बना करके बताते हैं अपन से बना होता है। ठीक है? समझ में आ गई बात? अगर मान लो कि डबल कोवलेंट बॉन्ड बना है तो क्या होता है? टू पेयर इलेक्ट्रॉन के दो पेयर होते हैं, वो शेयर होते हैं, तो अपन बीच में दो लाइन बना करके बताते हैं। ठीक है? और ट्रिपल कोवलेंट में जब तीन एटम्स जो होते हैं उनको अपन शेयर करते हैं, तो वो क्या बनते हैं? आपके ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उसको ऐसे बीच में तीन लाइन करके शो करके बताते हैं कि मतलब यहाँ पे तीन पेयर्स का जो है वो शेयरिंग हुई है। बात समझ में आ गई? तीनों लिख लेना इसको, ठीक है? बाकी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बता दिया है। अब एक बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। अब कोवलेंट बॉन्ड समझ में आ गया ना, तो आपको ये तो आगे सब बहुत बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। आपको कोवलेंट बॉन्ड अच्छे से एक बार पीछे से देख लेना, समझ लेना ये कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज है, कैसे बनते हैं। ठीक है? इससे बात करते हैं अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कार्बन की। क्या होते हैं? Saturated compounds are carbon compound where all carbon atoms are linked by only single bond, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अभी अपन बात की थी सिंगल डबल ट्रिपल, जिसमें भी केवल सिंगल बॉन्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड कार्बन या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनको अपन एक एल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बता देता हूँ आपको। CnH2n+2, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अगर कार्बन हुए, जस्ट इमेजिन टू, कितने हुए? कार्बन टू, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2n, मतलब टू का डबल, 2 2 4 +2 मतलब 6, हाइड्रोजन 6 होंगे। अगर इसके अंदर कार्बन कितने हुए? 2, और हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 होंगे। हाइड्रोकार्बन क्यों बोल रहे हैं? सेचुरो हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं अपन। ठीक है? सेचुरो हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो, उनको अपन बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला। जैसे मान लो कार्बन अगर किसी में 3 है तो क्या होगा, हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 2 6 प्लस 2 मतलब 8 होंगे। कैसे बनते हैं मैं आपको बना के बताता हूँ, ऐसा आपको समझ में क्या आएगा। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मान लो कि कार्बन कितना है, 1 कितना है कार्बन, फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। क्या बना रहे हैं अपन, एल्केन, क्या कर रहे हैं, एल्केन है ना, CnH2n+2। इसका मतलब जस्ट इमेजिन कि कार्बन जो है वो 1 है, तो 1 2 जा 2, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, तो हाइड्रोजन कितने होंगे 4 होंगे, तो हाइड्रोजन इसमें कितना होंगे 4 होंगे, 1, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, CH4, तो है ना, इसका अपन कोलन बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाया भी था। मान लो कि कार्बन है इसमें 2 आ जाए, कितना आ जाए 2, तो 2 2 जार 4 प्लस 2 कितने होंगे 6 होने चाहिए, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 6 होने चाहिए। चेक करते हैं, बॉन्ड लगा तो उसके पास चार चार वैलेंसी है कार्बन की, एक यहाँ फिल हो गई, 1 2 3, तीन और बच गई, यहाँ पे 1 फ्री हो गई, 1 2 3, ये वैलेंसी होगी कार्बन की। एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, यहाँ 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 हो गया, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 6। फॉर्मूले से भी चेक करो आप, तो CnH2n+2 मतलब कि कार्बन कितना है n, कार्बन 2, 2 4, 4 प्लस 2 6, हाइड्रोजन हो गए 6। मान लो ये कार्बन हो गए 3, तब अपने फॉर्मूले के हिसाब से कितने होने चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ लिख देते हैं अपन, देखो है ना, अगर 3 हो तो 3 2 6, 6 प्लस 2 कितना 8 होने चाहिए, तो C3 है तो H 8 होने चाहिए, 8 होने चाहिए। चेक करते हैं अपन 8 है या नहीं, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी के हिसाब से जहां जहां पे जगह है वहां पे क्या कर दो आप, हाइड्रोजन को ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही आए ना। तो आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसका इससे स्ट्रक्चर बना सकते हो इन हाइड्रोकार्बन्स के। ये सारे सारे सिंगल बॉन्ड वाले, इसमें डबल बॉन्ड कहीं पे भी नहीं है, तो इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, इनको एल्केन बोलते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, आपको जनरल फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब इनके बड़े बड़े प्यारे प्यारे से नाम भी होते हैं, जब भी ऐसे एल्केन के अंदर एक सिंगल बॉन्ड हो तो उसका नाम होता है मिथेन। क्या होता है, मिथेन, क्या होता है मिथेन। और जब ऐसे डबल बॉन्ड आ जाए, मतलब दो कार्बन आ जाए तो क्या होता है, इथेन होता है। और जब इसे 3 आ जाए तो होता है प्रोपेन। क्या होता है, मतलब इसका नाम क्या है प्रोपेन, इसका नाम क्या है एथेन, इसका नाम क्या है मिथेन। और ऐसे कैसे मतलब 4 आ जाए, C4H10 तो उसका नाम होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ऐसे 5 आ जाए तो क्या हो जाएगा, कार्बन 5 हो जाए तो पेंटेन। कार्बन 6 आ जाए तो हेक्सेन। कार्बन 7 आ जाए तो हेप्टेन। कार्बन 8 आ जाए तो ऑक्टेन। 9 आ जाए तो नोनेन, 10 आ जाए तो डेकेन। आप इतना याद रख लेना। कार्बन 5 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 5 2 10 प्लस 2 12। 6 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 2 12 प्लस 2 14। हाइड्रोजन कितने होंगे 7 हो तो 7 2 14 प्लस 2 16। और कार्बन कितना हो जाए 8 हो जाए तो 8 2 16 प्लस 2 18। ये ऑक्टेन का फॉर्मूला, आपके हेप्टेन का, हेक्सेन का, और किसका, पेंटेन का, ब्यूटेन का, प्रोपेन का, एथेन का, मेथेन का, सबके फॉर्मूले मैंने आपको बना के बता दिए। ये सारे सारे एल्केन है क्योंकि इन सब के अंदर क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। समझ में आ गया नहीं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये मैंने आपको बना के बता दिया। कहाँ ज्यादा पीछे आ गया क्या मैं, चला गया, हाँ ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपको बता दिया, फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब जिसके अंदर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों ही, डबल बॉन्ड हो तो भी और ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी, वो सारे सारे क्या होते हैं, वो सारे सारे होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उनको एल्कीन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, एल्केन। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, एल्काइन। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर बना के बताया जाता हूँ, ठीक है। बीच में लाइट चली गई थी भाई लोगों, तो वापस स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कहाँ थे अपन, अपन जहां थे वहीं से वापस स्टार्ट करते हैं। अपन बात करते हैं सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। मैंने बताया सबसे पहले एल्केन, किसका नाम बताया था मैंने आपको,
पेन नहीं चल रहा है। सबसे पहले बताया था मैंने आपको एल्केन के बारे में, है ना, एल्केन। उसके बाद में पढ़ा अपन ने एल्कीन, और फिर पढ़ा अपन ने एल्काइन। एल्काइन को इधर ले लेता हूँ क्योंकि मुझे काम पड़ेगा वैसे। एल्काइन, ठीक है। एल्कीन जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है इसका CnH2n+2। वो आपने पढ़ा है ना, कह दो ना -2, कह दो ना, कह दो ना -2। CnH2n+2 किसका है? एल्केन का। CnH2n किसका है? एल्केन का। CnH2n-2 किसका है? एल्काइन का। ये आई थिंक कैमरा फिर से मेरा गड़बड़ हो गया है, उसको मुझे वापस से ठीक करना पड़ेगा। रिमोट कहाँ है मेरा? चलिए, है ना। CnH2n-2 इसका होता है एल्काइन का, ठीक है। जैसे कि अगर आपके क्या हो, कार्बन जो है, नंबर ऑफ कार्बन लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन आपके क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन आपके 1, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा CH4। यहाँ बनेगा आपके C, कार्बन N है, N2 डबल, तो CH2। और यहाँ क्या बनेगा? एल्काइन बनता ही नहीं है, ऐसा बनता ही नहीं फर्स्ट वाले के अंदर ही। अगर नंबर ऑफ कार्बन हो 2, तो क्या बनेगा आपके? C2H6। जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा, H2n+2। और अगर आपके पास में कार्बन 2 हो एल्कीन में, तो क्या बनेगा? C2H4 डबल बनेगा। और एल्काइन में क्या बनता है? कार्बन 2, तो हाइड्रोजन क्या बनेगा? CnH2n-2, तो C2H2। समझ आ गया? अगर मान लो कार्बन हो 3, तो क्या बनेगा? कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 2 6 + 2 8। कार्बन 3 है तो 3 2 6 एल्कीन के अंदर, और एल्काइन के अंदर क्या बनेगा? C3H, H2n-2 मतलब 3 6 - 4 मतलब C3H4 बनेगा, है ना। ऐसे कैसे? अगर 4 हो तो क्या बनता है? कार्बन 4 हो तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 2 8 + 2 10। कार्बन 4 हो तो हाइड्रोजन कितने बनेंगे? इसका डबल, 4 2 8। और कार्बन 4 हो तो 4 2 8 -2 मतलब 6। ऐसे अगर 5 हो तो भी आप खुद बना सकते हो, 6 हो तो आप खुद बना सकते हो, मैं इतना करके आपको बता रहा हूं। अब अगर इसके अंदर सिंगल होता है, तब इसका नाम होता है मिथीन, मेथेन। इसका नाम मेथीन, और इसका नाम होता ही नहीं उसके अंदर कुछ भी। इसका नाम होगा आपके एथीन, एथेन, एथीन, एथाइन। एल्काइन है ना, तो एथाइन। ठीक है। 3 पे क्या होता है? प्रोप। क्या होता है? प्रोप। प्रोप का मतलब क्या है? कि प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन। और फोर का मतलब क्या होता है? ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट मतलब ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, फिर पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्सान। इतना सिंपल सिंपल सा है। आगे नोमेनक्लेचर में आपको बताऊंगा मैं इनका नाम कैसे लाते हैं, बट आपको भी मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि एल्केन क्या चीज है, एल्कीन क्या चीज है, एल्केन क्या चीज है। ये है आपके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड। ये हैं दोनों आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड जो कि सेचुरेटेड, जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बोल दिया करती है, और ये सिंगल बॉन्ड है। आपको एल्केन, एल्किन, एल्काइन आई होप कि समझ में पूरा आपको अच्छे से आ गया होगा। अब चल रहे हैं अपन आगे, ठीक है। चलिए, बताइए, मैंने आपको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इनकी जो रिएक्टिविटी तो जनरली लो होती है, ठीक है, और इनका जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फुल्ली सेचुरेटेड विद हाइड्रोजन आइटम, सारे सारे फुल सेचुरेशन होता है इसके अंदर, सारे सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन होते हैं इसके अंदर। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और इनकी जनरल फॉर्मूला बता दिया, CnH2n+2 और CnH2n-2। और उसके बाद में क्या कहते हैं इसको, स्ट्रक्चर जो होता है इसका इतना ज्यादा सेचुरेटेड, सेचुरेशन मतलब क्या, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है ना, इसलिए इसको सेचुरेटेड बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन कम होता है, इसलिए इसको अपन अनसेचुरेटेड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सेचुरेटेड कम क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड ज्यादा हो जाते हैं तो हाइड्रोजन कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। अब बात करते हैं अपन कि अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं इन हाइड्रोकार्बन्स के, है ना। सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, बट अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर। जैसे कि पहला हो गया चेन स्ट्रक्चर। चेन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एक कार्बन है, उसके पास में एक और कार्बन है, उसके पास में एक और कार्बन है, और उन कार्बन कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इस टाइप के जो अपन हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या बोलते हैं? अपन चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि ये प्रोपेन बना हुआ है, ये ब्यूटेन बना हुआ है, 1 2 3 मैथेट प्रोप,
मेथ, तेज, प्रोप, ब्यूट, 4 वाला ब्यूटेन होता है। ये कौन से हैं आपके चेन स्ट्रक्चर है, कौन से हैं चेन स्ट्रक्चर। इसको हम लोग ब्रांच स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर में क्या होता है कि साथ में उनके साइड में से कार्बन कार्बन सीरीज नहीं जा रहा है, ऐसे एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन से जा रहा था, बीच में कार्बन इधर लग गया, तो इनकी ब्रांच बन गई ऐसी है ना, एक कार्बन इधर लग गया और फिर इनके हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन जरूरी नहीं कि ऐसे जुड़े हुए हों, हो सकता है कि हाइड्रोजन जो है साइड में भी जुड़े हुए हों, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर, ऐसे भी हो सकते हैं। और या फिर रिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि ये बना हुआ साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोहेक्सेन में कार्बन 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 कार्बन, उसके पास में क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बना के बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक साइक्लोहेक्सेन का और बेंजीन का बना के बताया था, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं अपन किसका, साइक्लोहेक्सेन का। कार्बन, हेक्सेन का मतलब कितना, कार्बन कितने होंगे, हेक्सेन का मतलब कार्बन 6 होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सब सिंगल बॉन्ड में होते हैं साइक्लोहेक्सेन के अंदर। अब ये बात सुनो, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, कार्बन के पास में 4 बॉन्ड बना सकता है, जो कि 4 वैलेंसी है उसकी। दो तो कार्बन ने खुद ने बिजी कर लिए, बाकी बचे कितने, 2 बचे हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। इसके पास भी क्योंकि 1 2 तो ये खुद ही हो गए, 3 4, ऐसे ही 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, ऐसे इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, ऐसे ही इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, और ऐसे ही इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। समझ में आया कैसे बनाया मैंने आपको, ठीक है। कि एक एक कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दिए। 2 हाइड्रोजन क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके अंदर तो बॉन्ड बचे ही नहीं खाली। इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन है लेकिन ये साइकिल बनी हुई है इसकी। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, कैसे बनाओगे इसको, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH2, क्योंकि H2 है ना, CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, और फिर CH2। ये भी क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, और ये इसका और डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब हम बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन के बाद में बेंजीन बनाते हैं। तो बेंजीन में और साइक्लोहेक्सेन में इतना सा फर्क है कि इसके अंदर तो होते हैं आपके सिंगल बॉन्ड, और बेंजीन में होते हैं आपके डबल बॉन्ड। इन लग गया ना, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एन मतलब सिंगल, इन मतलब डबल, आइन मतलब ट्रिपल। ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसके अंदर। जैसे कि मान लो कि ये हो गया कार्बन कार्बन, और उसके बाद में अब एक कार्बन का बना, कार्बन, फिर कार्बन 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या होता है, एक बॉन्ड छोड़ के दूसरा बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है। जैसे कि एक सिंगल इसको छोड़ दिया तो ये, जैसे ये इसको सिंगल छोड़ देता है, ये डबल बॉन्ड होगा। ये सिंगल छोड़ दिया, ये डबल बॉन्ड होगा। ये सिंगल छोड़ दिया, ये डबल बॉन्ड होगा। और फिर ये सिंगल छोड़ दिया, ऐसे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं। अब मेरी बात सुनो, उसके अंदर ध्यान से देखो। तो जी यहाँ पे 1 2 3 कार्बन के 3 वैलेंसी, 3 बॉन्ड तो बना दिए उसने, तो बचा खाली एक ही बचा, तो एक हाइड्रोजन आया। 1 2 3 तो यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3 यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3 यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3 यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन आएगा, 4 हो गया, 1 2 3 4 यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन आएगा। तो इसलिए एक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है, सी एच सी एच सी एच बनता है, और ये बना दिया, बनाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप से बनता है बेंजीन। ये बेंजीन है, ये क्या है आपके पास में, साइक्लोहेक्सेन, और वो क्या था, बेंजीन। तो आपको इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा, वो है आपके रिंग स्ट्रक्चर, और ये हो गया ब्रांच स्ट्रक्चर। तो आपको चेन स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर और ब्रांच स्ट्रक्चर दोनों ही समझ में आई होप कि आ गए होंगे। अब चलते हैं अपन आगे, चलिए। अब हम बात कर रहे हैं इनके नोमेनक्लेचर की, है ना, नाम कैसे रखते हैं भाई। देखो क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, या फिर जो आपके क्या कहते हैं इसको, कार्बोनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इतने ज्यादा है तो इनका नाम कैसे रखें, तो उसके लिए बड़े सिंपल सिंपल से नियम बना दिए, ठीक है। पहला नियम तुमने बता दिया, वो इन वाला है ना। तो सिंगल कार्बन हो तो मतलब सिंगल कार्बन होता तो मेथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट। पहला तो बता दिया मैंने आपको। दूसरा अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगेगा, एल्केन है ना, जैसे जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। जैसे कि मान लो कि डबल बॉन्ड हो तो इन लगेगा, जैसे कि मिथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। और 3 हो तो आइन लगेगा, जैसे एथाइन, जैसे कि प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ऐसा लगता है ना। तो ये मैं बता दिया आपको, 2 चीजें समझ में आ गई आपको। अब अगर उनके साथ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन साथ में कहीं पे Cl Br या I लगा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। जैसे एल्केन है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हेलो एल्केन। एल्कीन है तो हेलो एल्कीन, एल्काइन है तो हेलो एल्काइन।
तो अगर Cl लगा हुआ है तो अपन क्या बोलेंगे उसको, मीथेन में लगा हुआ है तो क्लोरोमीथेन बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे किसी एक एच की जगह पर मान लो Cl होता, क्या होता, Cl होता। अब देखो Cl है तो क्या लगेंगे, क्लोरो, क्या लगेंगे, क्लोरो। एक कार्बन है तो मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मिथेन, क्लोरोमीथेन। अब मानो यहाँ डबल बॉन्ड होता तो क्या होता, क्लोरोमीथेन हो जाता। अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड मिथेन होता नहीं, बट अगर जैसे मान लो प्रोपेन में होता तो प्रोपेन हो जाता। समझ में आ गया बात, किस टाइप से नाम रखते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं, देखो आगे ये हो गया। अगर मान लो Cl की जगह पे Br लगा तो ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो हेक्सेन। और अगर मान लो कि OH लगा हुआ वहीं पे तो वो एल्कोहल बन जाता है, क्या बन जाता है, एल्कोहल। ठीक है, जैसे कि मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। जैसे कि मैं बताता हूँ कि प्रोपेनॉल बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का मतलब क्या होगा, कार्बन कितने होंगे, 3 कार्बन होंगे, तो 1 कार्बन। ये पिंक कलर क्वेश्चन लग रहा होगा बहुत सारे बच्चों को, व्हाइट ले लेता हूँ मैं। 1 2 3, 3 कार्बन। ये हो गई इनकी खाली वैलेंसी। यहाँ पे यहाँ हाइड्रोजन है, 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 यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH लगा होगा। पहले हाइड्रोजन नहीं था जिसमें प्रोपेन में, तो प्रोपेन में क्या था, हाइड्रोजन था। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ, OH लग गया, मतलब कि यहाँ क्या हो गया, आपकी एल्कोहल हो गया। उसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉल, क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल। बस समझ में आ गई। अगर 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनॉल, 5 कार्बन होते तो पेंटेनॉल। और मान लो यहाँ डबल बॉन्ड होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है, इस जगह पे क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड, 1 2 3, डबल बॉन्ड लगा, यहाँ आ रहा है डबल बॉन्ड हो गया, तो क्या हो गया आपके ये, प्रोपेन नहीं, क्या कहते हैं इसको, OH अल्कोहल। अरे अल्कोहल में डबल बॉन्ड होता ही नहीं, ठीक है। OH, समझ आ गया, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सानॉल, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो कि CHO लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, CHO, तो वो होता है एल्डिहाइड हो जाता है, क्या हो जाता है, तो अपन उसको बोलेंगे एथेनल। अल लगता है लास्ट में, एथेनल, मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल। अगर मान लो कि सी डबल बोन ओ लगा हुआ कहीं पे, वहां पे क्या लगा हुआ, सी डबल बोन दिख जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा वो, मेथेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन। मतलब कि क्या होता है, कीटोन्स होते हैं, क्या होते हैं, उनका जो आपके ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, वो कीटोन्स होगा। और मान लो सी डबल एच लगा हुआ कहीं पे उस जगह पे जहाँ OH लगाया था मैंने, वहां पे सी लगाया था, वहां पे सी डबल एच लगा हुआ है, तो वो एथेनोइक एसिड होता है। एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। समझ आ गया होगा ना आपको। तो इस टाइप से उनका नाम पता चलता है, केवल 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 क्या, उनका फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से। ये इनके फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल वगैरह, ठीक है। आ गया क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। उसके बाद में अपन चलते हैं अगला टॉपिक अपना, होमोलोगस सीरीज के बाद क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। जहां समझ में आ गया आपको, एल्केन क्या है, एल्किन क्या है, एल्काइन क्या है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का नाम कैसे रखे हुए हैं, और फंक्शनल ग्रुप क्या चीज है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और उसके बाद में एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, सब समझ में आ गए होंगे। अब अपन बात करते हैं होमोलोगस। तो इमेजिन ए फैमिली विल और मेंबर शेयर अ कॉमन लास्ट नेम एंड जनरल ट्रेट्स। मान लो ये फैमिली है, आपका परिवार है, जैसे कि परिवार है तो जैसे उसमें लगा हुआ है कि अ, जैसे कि देवेंद्र सिंह राठौड़ लगा हुआ है, तो मतलब उसके दादाजी के, उसके पापा जी के, उसके भाई के, उसके अंकल जी के, सबके राठौड़ लगा हुआ होगा। जैसे कि लिखा, किसी का नाम है अभिनव शर्मा, तो उसके पापा का नाम, उसके दादा का नाम, उसके अंकल का नाम, उसके भाई का नाम, सबके नाम में शर्मा लगा होगा, ठीक है। तो वो उनके अंदर क्या कहते हैं, एक ट्रेट शेयर कर रहे हैं ना, उनका एक ट्रेट है। तो वैसे ही एक ऐसी केमिकल कंपाउंड की सीरीज जिसके अंदर क्या है, वो अलग अलग है, लेकिन उनके अंदर क्या है कि एक जो अपना क्या कहते हैं उसको, जो उनका सरनेम है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि अपन बात करें कि समय बन एक कंपाउंड जहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये सी है, ठीक है, क्या हो गया, ये क्लोरोमीथेन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ लगा दूं, मैं आपके ये लगा दूं, ये लगा दूं, ये लगा दूं, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये को कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ लगा हुआ है सी। ये क्या हो गया, आपके क्लोरोइथेन हो गया, ठीक है। इसी में इस बार 3 कार्बन ले लूं, और उसके साथ में फिर हाइड्रोजन लगा दूं यहाँ पर, हाइड्रोजन, 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 और यहाँ ले लेता हूँ मैं Cl। बात समझ आएगी नहीं, क्या समझ में आई बात,
इन तीनों के अंदर खाली डिफरेंस क्या है कि कार्बन चेन इसकी छोटी थी, इसकी बड़ी थी, इसकी बड़ी थी, पर है तीनों तीनों क्लोरीन वाले। तो इस टाइप की जो सीरीज होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि केवल नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं या कम होते हैं, बाकी उनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है। तो इस टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। समझ आ गई बात? अब मान लो किसी को अगर मैं जैसे कि इस सीरीज की जगह पर कॉपी कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं क्या? हाँ, वेरी गुड। इस सीरीज की जगह पर यहीं पर मान लो कि ये OH होता, क्या होता? OH। ये भी क्या होता? OH। ये भी क्या होता? OH। तो ये क्या हो गया? मेथेनॉल हो गया, ये एथेनॉल हो गया, ये प्रोपेनॉल हो गया। ये तीनों ही अल्कोहल है। तीनों ही क्या है? अल्कोहल है। लेकिन इसके पास में कार्बन एक ही, इसके पास में कार्बन दो है, इसके पास में कार्बन तीन। तो इस टाइप की जो सीरीज होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? होमोलोगस सीरीज। बात समझ में आ गई? होमोलोगस सीरीज क्या होती है? जिसके अंदर क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। A group of compound with the same general formula and same functional group differing only by the length of their carbon chain। खाली कार्बन चेन की जो लंबाई है उसका फर्क होता है, इसको अपन बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो इसमें खास बात क्या होती है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। जैसे कि अभी मैंने बनाया था यहाँ पे, कहाँ गया बनाया, वो कहाँ गया मेरा? जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन वाले हैं, तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। इसको जो समझ नहीं आता, ये देखो, ये सब के सब एल्कोहल है, तो है तो तीनों एल्कोहल ही ना। अब मैं चार बना दूं, पांच बना दूं, छह बना दूं, सात बना दूं, बनेंगे तो सारे सारे एल्कोहल ही बनेंगे ना। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। जो जो केमिकल रिएक्शन करते हैं वो एल्कोहल करते हैं, वो सब करेंगे। मान लो कि यहाँ पे CHO होता, तो सारे सारे एल्डिहाइड होते हैं। तो एल्डिहाइड जो रिएक्शन करता है वो सारी सारी रिएक्शन इनकी भी होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सबकी सेम होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग क्यों होती है? किसी में बात सुनो, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरी बात सुनो, इसको मुझे मेल्ट करना है या बॉईल करना है, तो इसके बॉन्ड तोड़ना मुझे ज्यादा इजी होगा या इसके बॉन्ड तोड़ना ज्यादा इजी होगा? क्योंकि इसमें बॉन्ड भी सिंपल से चार बॉन्ड दिख रहे हैं, केवल उनको तोड़ना इजी होगा। इसकी ना लेंथ बढ़ गई तो इनके बॉन्ड ज्यादा है, तो इनको तोड़ना भारी होगा। इसका मतलब ये होगा कि इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। तो मतलब जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, मतलब उसकी वो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती जाएगी। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है होमोलोगस सीरीज के अंदर। तो लिखा हुआ शेयर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। समझ में आ गया ना? होमोलोगस सीरीज जिसके अंदर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होते हैं। चले आगे। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बता दिया नंबर, है ना? नोमेनक्लेचर आपसे बताता हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप कौन सी थी नाम लिखने की? तो वो होती है आपके काउंट द कार्बन। कार्बन काउंट करो। सबसे पहले एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन हो तो प्रोप, चार हो तो ब्यूट, पांच हो तो पेंट, छह हो तो हेक्स, सेवन हो तो हेक्स। ठीक है। अब इसके अंदर अगर सिंगल बॉन्ड है तो मिथीन, सॉरी मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। डबल बॉन्ड हो तो मिथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। क्योंकि वो एल्केन एल्किन एल्काइन के हिसाब से। बात समझ में आ गई? चलिए, और बताइए यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो तो इन लगेगा, एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लग जाएगा, OH हो तो एल्कोहल लग जाएगा, एल्डिहाइड हो तो अल लग जाएगा। अल बोलते हैं, अल बोलते हैं, और CHO लग जाता है। और एल्कोहल हो तो अपन उसको ओल बोलते हैं, कीटोन हो तो ओन बोलते हैं, जैसे मेथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन। कार्बोक्सिल होता है ओइक एसिड लगता है ना, मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, है ना? इस टाइप से। और ब्रोमो क्लोरोआइडो का मैंने आपको बता ही दिया। तो इस टाइप से आप जो है क्या कहते हैं इसको, नोमेनक्लेचर जो है वो समझ गए होंगे अच्छे से। जैसे मैंने आपको जो पढ़ाया ना स्टार्टिंग से, मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आपको नोमेनक्लेचर अपने आप आ जाएगा। जहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे आपको बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप फंक्शन ग्रुप समझ चुके हो, आप एल्केन एल्किन एल्केन समझ चुके हो, आप मेथ एथ प्रोब्यूट समझ चुके हो। तो आपको नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप नाम लिख के बता सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अपन अगली प्रॉपर्टीज की तरफ, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं अपन। ठीक है। कौन सी किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अपन? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, है ना? कार्बन और उसके जो कंपाउंड है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज, कार्बन इन ऑल इट्स फॉर्म्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज हीट एंड। कार्बन उसके सारे फॉर्म के अंदर जब जलता है ऑक्सीजन के साथ में, तो हीट और एनर्जी मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में। समझ में आई? कार्बन जलने के बाद में या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद में, क्योंकि जलना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना एक ही होता है, बताया था मैंने आपको। तो क्या होता है? हीट और लाइट निकलती है। ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या बना? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हीट बनती है, लाइट बनती है। अब ये हीट है ना और लाइट बनती है, इस वजह से एनर्जी में काम आता है ना? अब जैसे कि मान लो जितने भी आपके फ्यूल होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह, वो सारे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो होते हैं।
क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ जब जलते हैं तो क्या बनता है, आपके एनर्जी बनती है, हीट बनती है, लाइट बनती है इसलिए। जैसे कि मिथेन है, CH4, ऑक्सीजन रिएक्शन करो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, H2 बनता है साथ में, और क्या बनता है, हीट एंड लाइट बनती है। ऐसे एल्कोहल है, ठीक है, क्या कौन सा एल्कोहल है ये, तो ये दो कार्बन लगे हुए मतलब क्या होगा, ये एथेनॉल हो गया। एथेनॉल के साथ रिएक्शन करो तो CO2 बनेगा, H2 बनेगा, हीट बनेगी, और आपको पता ही कि एथेनॉल वाली आजकल कार्स भी आ रही है जिसके अंदर एथेनॉल यूज कर रहे हैं एज ए फ्यूल, है ना, क्योंकि उसके अंदर जो होता है CO2 कम निकलती है इस वजह से, ठीक है। कार्बोनेट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज फ्यूल बिकॉज दे बर्न इन एयर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी, बहुत सारी हीट एनर्जी निकलती है जलते हैं तो इसलिए उनको फ्यूल की जगह यूज करते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न्स इन एयर विद क्लीन ब्लू फ्लेम, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जैसे सिंगल बॉन्ड वाले बताया था मैंने आपको, वो क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विथ स्मोकी येलो फ्लेम बिकॉज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर देन सेचुरेटेड। अब आपको पता है कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन कम, तो इसलिए जब वो जलते हैं तो क्या होता है कि वो स्मोकी फ्लेम के साथ जलते हैं, धुआं ज्यादा निकलता है उसके अंदर। अनसेचुरेटेड में क्या होता है, धुआं ज्यादा निकलता है। हाइड्रोकार्बन विद डू नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन है, तो क्योंकि वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो नहीं पाते हैं एयर के अंदर, तो जैसे वो स्मोकी फ्लेम के साथ में जलते हैं, सेचुरेटेड पूरे क्लीन फ्लेम के साथ में जलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन ऑक्सीडेशन के बारे में। सबसे पहले कार्बन कार्बन कंपाउंड्स रेडिली ऑक्सीडाइज स्पेशली ड्यूरिंग कंबशन, जब कंबशन करते हो उसको आप जलाते हो तो इजीली क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। एल्कोहल टू एसिड, एल्कोहल कैन बी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, जब आप एल्कोहल को क्या करते हो, ऑक्सीडाइज करते हो तो क्या बन जाते हैं वो, ये रिएक्शन ध्यान रखना। एल्कोहल को जब आप क्या करते हो, ऑक्सीडाइज करते हो तो क्या बन जाते हो, एसिड्स बनते हैं, जैसे क्या बन गया ये आपके मेथेनोइक एसिड। मेथेनॉल को, मेथेनॉल से मेथेनोइक एसिड कैसे बनाते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करके, ठीक है। एथेनॉल का एथेनोइक एसिड बना सकते हैं, ऐसे ही प्रोपेनॉल का प्रोपेनोइक एसिड बना सकते हैं अपन, क्या करके, उसका ऑक्सीडेशन करके, ठीक है। This transformation occurs using agents like alkaline potassium permanganate and acidified dichromate। तो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में रख करके फिर इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो क्या होता है, अल्कोहल जो है वो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये सी केमिकल रिएक्शंस हैं, वो ध्यान रखना, ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, अल्कोहल को एसिड्स में चेंज करते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना क्या चीज है ये। हाइड्रोजन इज एडेड टू द ऑयल इन प्रोसेस ऑफ कॉल्ड हाइड्रोजनेशन टू मेक देम मोर सॉलिड एंड सेपरेटेबल। आपने देखा होगा, चलो वो आपने घी देखा होगा, घी देखा, देसी घी देखा, एक डालडा घी का नाम सुना हुआ क्या आपने? डालडा एक कंपनी आती थी पहले, आजकल साल का मानने लग गया, डालडा घी तो नाम सुना ही होगा सबने, डालडा कंपनी का नाम है एक्चुअली, वो घी का नाम डालडा नहीं होता। वो ऑयल होता है ना, वेजिटेबल ऑयल होता है, उस ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो, एक्चुअल में क्या है कि जो ऑयल है ना वो एक तरह का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है वो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। उसको अपन क्या कर रहे हैं, उसका हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, हाइड्रोजनेशन, और उसको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अपन चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर क्या कर रहे हैं, अपन हाइड्रोजन उसमें से निकाल रहे हैं, तो उस, सॉरी, हाइड्रोजन पर उसमें ऐड कर रहे हैं, मैंने उल्टा बोल दिया ना, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अपन चेंज कर रहे हैं, है ना। उसके अंदर जो डबल बॉन्ड लगे हुए थे उसमें डबल बॉन्ड हटा करके उसमें अपन हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। इस टाइप की प्रोसेस को अपन बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। मैं रिएक्शन करके बता देता हूँ आपको, है ना, आपको समझ में आएगा। जिसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, तो इससे क्या होता है कि वो जो ऑयल है ना वो सॉलिड बन जाता है, वो फिर आदमी घी जैसा दिखता है अपने को, जिसको अपन बोलते हैं डालडा घी। देखा होगा, मैं रिएक्शन करके बताता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा कि वो इस टाइप में, इसमें जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है। जैसे कि मान लो कि ये कार्बन है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन इसके अंदर, ऐसे चार हाइड्रोजन इसमें जैसे जुड़े हुए हैं, दो इधर दो इधर। अभी क्या है ये, दो कार्बन है मतलब मेथ एथ, डबल बॉन्ड है मतलब एथीन, है ना, क्या है ये एथीन हो गया। अब इसके अंदर अगर मेरे को ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, ये क्या है, अनसेचुरेटेड है, इसको मुझे सेचुरेटेड बनाना हो, सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाला, तो मुझे इसका अंदर अगर सिंगल बॉन्ड वाला बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके यहाँ से एक बॉन्ड, इसके यहाँ से अगर हाइड्रोजन जोड़ दूं मैं तो मतलब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ना। तो निकल की प्रेजेंस में, किसके अंदर, निकल की प्रेजेंस के अंदर इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन जैसे ऐड होगा तो पहले यहाँ दो थे अब तीन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। इसके अंदर भी पहले दो थे अब कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। तो इसमें दो हाइड्रोजन अपन ने ऐड कर दिए, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दिया, तो दो हाइड्रोजन अपन इसे ऐड कर दिए। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, जिससे अपन क्या करते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं, डबल बॉन्ड को सिंगल बना दिया, इथीन को इथेन बना दिया अपन ने। बात समझ आ गई क्या,
इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको याद रखनी है ना, समझ में आ गई। तो किस टाइप से होता है, उस टाइप से इससे वो जो बनता है ऑयल वगैरह, ऑयल का घी बनाते हैं अपन। हाइड्रोजन एड्स टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्स, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिक्वायर्स कैटलिस्ट निकल प्लेटिनम या पेरिडियम, इस टाइप कैटलिस्ट को साथ में चाहिए, तो मैंने बताया था आपको। कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट लाइक वेजिटेबल घी, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी से इसमें चेंज करते हैं, इस टाइप की प्रोसेस। ऐसे किसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजन एटम्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है उसको क्या कर दें अपन, रिप्लेस कर दे हुए, तो उस टाइप प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि ये है कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्या है ये, सिंगल बॉन्ड सारे सारे 1 2 3 तीन कार्बन है, मतलब क्या है ये, प्रोपेन है, क्या है ये। अब इस प्रोपेन के साथ में मैं रिएक्शन करवा करके क्या कर दूं, इस हाइड्रोजन की जगह पर मान लो कि क्लोरीन को रिप्लेस कर दूं, क्या कर दूं, क्लोरीन को, तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन 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 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की जगह पे आ गया क्लोरीन, इसने इसको चेंज कर दिया, इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसके अंदर क्या होता है, एक HCl, यहाँ से H और Cl टू रिएक्शन करेंगे तो एक HCl जो है वो प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में। फोन बताते हैं यहाँ, डिस्टर्ब करते हैं, पूरे क्लास रिकॉर्ड नहीं करने देते मेरे को। चलो कोई बात नहीं, फोन तो मैंने काट दिया है, ये समझ आ गया ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये HCl जो मिलकर बाहर निकल जाएगा, HCl यहाँ पे जुड़ जाएगा, इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये यहाँ पे लिखी हुई है, ऑफन इनिशिएटेड बाय लाइट और हीट के अंदर ये रिएक्शन होती है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गई, हाइड्रोजनेशन समझ में आ गई, हाइड्रोजनेशन समझ में आ गई, और आपको कंबशन तो आपने पढ़ ही लिया है। अब चलते हैं अपन कुछ कुछ इंपोर्टेंट, लगभग लगभग चैप्टर का 70-80% पार्ट हो गया, 80% का पार्ट हो गया, थोड़ा सा बच रहा तो कुछ कुछ जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद एक सोप डिटर्जेंट वाला छोटा सा टॉपिक है अपने चैप्टर में, उसके बाद चैप्टर खत्म। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एथेनॉल की। एथेनॉल क्या चीज होती है, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल रिएक्शन थोड़ी बहुत बात करेंगे, सिंपल सिंपल से ही, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या होती है एथेनॉल की, वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में घुल जाता है एथेनॉल। एथेनॉल फॉर्मूला क्या हो गया एथेनॉल का, लिख के दूंगा मैं। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH, क्या ये एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, ठीक है। इसका जो ये पानी में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, बड़ा कर दूं क्या इसको? अब दिख रहा है, चलो। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अब तेरी कहाँ चला जाता है, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका 156 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। डाइल्यूट फॉर्म फॉर्म के अंदर देखो, जो इसकी ओरिजिनल कंसंट्रेटेड फॉर्म है उसमें तो लोग पी नहीं सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म के अंदर से पेक बना करके लोग पीते हैं, तो ड्रंकननेस, नशा होता है, मजा आता है। प्योर फॉर्म में पिया लिथल है भाई साहब, जानलेवा है, आदमी सर दबड़ सकते हैं इसके अंदर। बात समझ में आ गई, ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज, हो गई सिंपल सिंपल सी जो आपने पढ़ ली। बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, पानी में सोल्यूबल होता है, और क्या कहते हैं, सो ड्रंकननेस होता है, समझ आ गया। अब बात करते हैं अपन इसके यूजेस की, किसकी बात कर रहे हैं अपन, इसके यूजेस की। तो यूज कौन से होंगे, पहला यूज तो हो गया इसका मेडिसिन का यूज होता है, मेडिसिन के अंदर जब आप दवाइयाँ वगैरह बनाते हो, बहुत से दवाई बनाने में यूज होता है, हम देखा होगा बहुत से कफ सिरप में अल्कोहल होता है, बहुत से दवाइयाँ होता है अल्कोहल, तो बताइए आप। पर्सनल केयर, ठीक है, शॉप्स और कॉस्मेटिक वगैरह बनाने में यूज होता है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है, पता ही, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट लोगों के लिए भाई, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट बेवरेजेस के अंदर काम आता है, और लेबोरेटरीज के अंदर ही काम आता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर, तो इसके यूज हो गए एथेनॉल के, समझ में आ गया। उसके बाद में आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन सी है इसकी, तो पहली रिएक्शन तो हो गया आपके सोडियम के साथ में, ये आपने पढ़ रखी है, सोडियम एथेनॉल वाली रिएक्शन है ना, बस बताता हूँ आपको। एथेनॉल की मेटल एंड नॉन मेटल साथ वाले चैप्टर में पढ़ी थी अपन ने। एथेनॉल की रिएक्शन करवाते हैं अपन के साथ में, सोडियम के साथ में, मेटल के साथ में क्या बनता है, सोडियम एथोक्साइड बनता है, क्या बनता है, सोडियम एथोक्साइड बनता है। उसके बाद में एक है आपकी डिहाइड्रेशन विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब इसको अपन क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, हीटिंग इथेनॉल विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर्मिंग एथीन। एथेनॉल को क्या करते हैं अपन,
जब रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ में तो क्या बन जाता है, एथीन बनता है। मतलब कि उसका अल्कोहल जो प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाती है, इसको अपन डिहाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। इसका रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ में 443 केल्विन का रिएक्शन करेंगे तो एथीन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन क्रूशियल फॉर प्रोड्यूसिंग एल्कीन्स लाइक एथीन। ठीक है, एल्कीन्स जो है उसको बनाने के अंदर इसका यूज होता है। एल्कीन से बनेगा एथीन, जैसे बन गया आपके, है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्कोहल को रिमूव कर दिया अपन, एलिमिनेट कर दिया, इसलिए अपन उसको एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। चलें आगे। चलिए, एथेनोइक एसिड अगला जो अपना है, अगर कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, एथेनोइक एसिड, ओइक एसिड लगाता है। ठीक है, कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपने पढ़ रखा है इसके बारे में, एसिड एंड बेस चैप्टर में पढ़ा था अपन, वापस पढ़ लेते हैं। एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। 5 to 8% सॉल्यूशन इन वाटर। इसको 5 से 8% पानी में मिला दो तो जो बनता है वो विनेगर होता है। विनेगर पूरा पूरा एसिटिक एसिड नहीं होता है ना। विनेगर 5-8% एसिटिक एसिड के अंदर पानी मिला दो तो क्या बनेगा, विनेगर बनेगा। फ्रीजिंग पॉइंट उसका 290 केल्विन होता है। बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है। सोर इन टेस्ट होता है और मिसेबल इन वाटर होता है। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ये बड़े वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होती है एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है, जब एथेनोइक एसिड की एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अभी अभी जो बात की थी अपन, है ना, एथेनॉल के साथ में रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड की, तो बड़ा प्यारा सा कंपाउंड बनता है, CH3COOCH2CH3। ठीक है, बहुत प्यारा सा कंपाउंड बनता है। क्या नाम है, एस्टर। क्या नाम है इसका, एस्टर। और इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू होती है। इस एस्टर की क्या होती है, बड़ी प्यारी सी खुशबू होती है, इसलिए बहुत सारे वो क्या कहते हैं उसको, वो परफ्यूम वगैरह बनाने के अंदर भी इसका यूज होता है, कि बहुत प्यारी सी खुशबू होती है इसकी। तो जब एथेनॉइक एसिड की एथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं इस वजह से। तो एस्टर कैन बी कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बाय ट्रीटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको वापस से आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सपोनिफिकेशन भी बोलते हैं, तो वापस से ये एसिटिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गया। तो ये क्या है आपके एसिटिक एसिड और इसकी एथेनॉल के साथ में। तो जब रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ में, अब इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एथेनोइक एसिड क्या है, एसिड है। तो एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सोल्ट एंड वाटर बनता है। तो ऐसे ही बेस के साथ में इसकी रिएक्शन करोगे एसिड की तो क्या बनेगा, CH3COO बनेगा, साथ में H2O सोल्ट एंड वाटर बनता है, बताइए आपको। और रिएक्शन विद कार्बोनेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्शन नहीं पढ़ रखी है आपने, एसिड की हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट का रिएक्शन क्या बनता है आपके साथ में, सोल्ट बनता है, वाटर बनता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में आपने पढ़ रखी है, ठीक है। इसके अंदर भी हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, H2O बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगा। सेम रिएक्शन होती है हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ में किसकी, एथेनोइक एसिड की। जो एसिड के साथ रिएक्शन होती है, जो भी नॉर्मल एसिड जो रिएक्शन करता है वही रिएक्शन इसके अंदर भी होती है। समझ की बात। चलिए अब लास्ट टॉपिक है अपने इस चैप्टर का, सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, तो सोप और डिटर्जेंट में अलग अलग फर्क है, अपन डिटर्जेंट पढ़ेंगे। ठीक है, सोप तो होती साबुन, कपड़े धोने वाली, डिटर्जेंट वाला सर्फ। इन दोनों में क्या क्या चीजें और कैसे किस टाइप से कपड़े धोने में ये यूज आती है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अपन बात करेंगे सोप वर्सेस डिटर्जेंट। सोप क्या है, सोडियम और पोटेशियम सोल्ट है। सोडियम और पोटेशियम के सोल्ट होते हैं, नेचुरली फैटी एसिड होता है, इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर। दो तरह के वाटर होते हैं, पढ़ रखा होगा आपने बचपन में, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। खारा पानी हार्ड वाटर बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर मीठा पानी, सिंपल लैंग्वेज में। बायोडिग्रेडेबल होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है सोप्स। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, साबुन को यूज करो आप तो वो बायोडिग्रेडेबल होती है। ठीक है, सॉफ्ट वाटर में काम आती है। और सोडियम और पोटेशियम के सोर्स होते हैं, इसमें ज्यादातर सोडियम और पोटेशियम ही होता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट क्या चीज है, अमोनियम और सल्फोनेट के सोल्ट होते हैं, वो होते हैं सोडियम और पोटेशियम के, होते हैं अमोनियम और सल्फेट के। इफेक्टिव इन बोथ सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर चाहे हार्ड वाटर हो, खारा पानी मीठा पानी, उस तरफ बराबर काम करेगा, डिटर्जेंट बराबर काम करेगा उसके अंदर। और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए इको फ्रेंडली कम होते हैं थोड़े से। ठीक है, जितना सोप्स होती है बायोडिग्रेडेबल होती है, ये डिटर्जेंट उतने बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई। बोथ हैव आयोनिक हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब हाइड्रोफोबिक फोबिक और हाइड्रोफोलिक पार्ट क्या होता है उसके बारे में आपको समझाता हूँ। ये समझ आ गया सोप डिटर्जेंट का मतलब कि फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। अपन डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे, अपन क्या क्या चीज होती है। तो क्या होता है कि प्रोसेस बताता हूँ आपको। जैसे एक क्या होता है कि आपको कपड़े धोने हैं ना, अब कपड़े धोने के लिए आप क्या करते हो कि आपने जैसे कोई शर्ट धोई, आपने शर्ट को आपने जो डिटर्जेंट उसके अंदर आपने रख दिया। अब क्या होगा कि डिटर्जेंट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं कि उसको अपन मिसेल बोलते हैं। उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब जो पानी से दूर भागने वाला, एक होता है हाइड्रोफोबिक जो, और हाइड्रोफोबिक दूर पानी से बना, हाइड्रोफिलिक जो पानी के पास जाने वाला। ठीक है,
तो जो हाइड्रोफोबिक है, जो पानी से दूर भागने वाला होगा, वो किस पास जाएगा? ऑयल के पास। तो ये होता है कि हाइड्रोफोबिक। क्या होता है ये? हाइड्रोफोबिक। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोफिलिक। अब देखो, जो भी आपकी शर्ट है, कपड़े हैं, उसमें जो गंदा जो पार्टिकल होते हैं, या फिर जो गंदगी होती है, वो ज्यादातर क्या होती है? ऑयल की होती है, तेल की होती है। और आपको पता है कि ऑयल और पानी की बनती नहीं है आपस में, आपस में वैसे दूर रहते हैं। तो इसलिए वो क्या, पानी से धुलते भी नहीं आसानी से। अब क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि आपकी शर्ट, उसके अंदर से कोई डर्ट पार्टिकल है, जो ये ऑयल का है। अब इसके अंदर जो हाइड्रोफोबिक, जो पानी से दूर भागने वाला है, वो पानी वो उसके पास आएगा, तो उसके आगे से आगे चिपक जाएगा ऐसे। और ऐसे एक नहीं आएगा, इसको ऐसे और भी आ जाएंगे, ऐसे कि ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, आपके डिटर्जेंट के, डिटर्जेंट के पार्टिकल आकर के इसको बीच में से घेर लेंगे। इसको चारों तरफ से घेर लिया। अब क्या है कि जैसे ही हमने इसको पानी में डाला, तो पानी के अंदर से ये जो पार्ट, ये तो पानी में रहता है, लेकिन ये पानी से दूर भगते हैं, इसलिए इसका आगे जाके चिपक। अब उसने सारे सारे जिस टाइप के मिसल्स है, उसने उनके जितने भी डर्ट के पार्टिकल उसको घेर लिया। फिर जब उसको आप पानी में जाकर के निचोड़ते हो ना, धोते हो, धोने के बाद में उसको सर्फ लगाने के बाद में, तब क्या होता है, पानी के साथ साथ में ये, पानी के साथ ये बहेंगे, लेकिन साथ में ये जो चिपके हुए थे पार्ट, ये भी बह जाएंगे। और साथ में उन्होंने जो पार्टिकल घेर रखा था डर्ट का, वो भी साथ में बह जाएगा। इसलिए कपड़े धोने के बाद में, और मम्मी कहते हैं, कपड़े धोने के बाद में जो निचोड़ना है ना, वो ज्यादा जरूरी है, अच्छे से वो निचोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि निचोड़ने के बाद ही उसके अंदर से वो पार्टिकल जो है वो निकलेंगे, बाकी वो पानी, बाकी आपने धोने के बाद उसमें रह जाएंगे। उसको निचोड़ना वाला जरूरी, निचोड़ेंगे उसको तो उसमें से जो भी पार्टिकल्स है वो बाहर बाहर निकल जाएंगे। इसको अपन बोलते हैं मिसर। ठीक है। तो ऑयल बता दिया मैंने, मोस्ट डेट इज ऑयल बेस्ड होती है। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो डर्ट को अटेट करता है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये डर्ट को अटेट करेगा। और अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो होता है ये वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। इस फॉर्मेशन को अपन मिसल फॉर्मेशन बोलते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, ये इसको मिसल फॉर्मेशन बोलते हैं। सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म एन इमल्शन लिफ्टिंग डर्ट अवे, और जो सोप सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इमल्शन बनाते हैं इस डर्ट को बाहर निकालने के लिए। अब क्या होता है कि हार्ड वाटर का एक सिस्टम, ये समझ आ गया ना, वो पानी कैसे धुलता है, कितना कैसे धुलता है। सिस्टम क्या होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप टू फॉर्म इनसोल्युबल स्टफ। जब हार्ड वाटर के साथ में आप सोप का यूज करते हो, तो साथ में क्या होता है, उसके अंदर जो मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं, वो रिएक्ट करके एक इनसोल्युबल पार्टिकल बना लेते हैं, पार्ट बना लेते हैं। सो स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कम बोलते हैं। डिटर्जेंट प्रिवेंट स्कम इंश्योरिंग इफेक्टिव क्लीनिंग। तो डिटर्जेंट से वो स्कम नहीं बनता, सोप से बनता है वो। ठीक है। तो इनसोल्युबल पार्टिकल बन जाता है सोप की वजह से हार्ड वाटर के अंदर। तो इनसोल्युबल, लेकिन डिटर्जेंट में ऐसा नहीं होता है। तो किसमें बनता है? ये हार्ड वाटर के साथ में स्कम बनता है, के साथ सोप के साथ में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो साबुन का कैसे साफ सफाई करनी है, कपड़े धोना भी सिखाया जाता है। साइंस आपको क्या क्या सिखा देती है? कहाँ अपन चल रहे हैं, एल्कोहल कहाँ चल रहे हैं अपन, बिल्कुल एकदम कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, कैसे अपन ने वो डालडा घी बना दिया, एस्टरिफिकेशन से परफ्यूम बना रहे हैं, और कहाँ कपड़े धोना सीख रहे हैं, सब एक ही चैप्टर के अंदर। कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है, कहाँ डायमंड पढ़ा था अपन, डायमंड पढ़ा, ग्रेफाइट पढ़ा, और कहाँ से अपन कहाँ कपड़े धोने तक पहुंच गए, देखो। तो कितना वर्सेटाइल टॉपिक है ये। वैसे पूरी साइंस ही वर्सेटाइल है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत वर्सेटाइल है। तो इस वर्सेटाइल टॉपिक को आई होप पढ़ने में उनको मजा आया होगा। अपन मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। केमिस्ट्री अपनी खत्म हो चुकी है, चारों चैप्टर डन है। इसमें अगर आपको लगता है किसी चैप्टर को वापस आपको समझ में दिक्कत आई, तो वापस रिकॉर्ड कर लेंगे। बाकी अब मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन वाला, उसका वन शॉट आएगा बहुत जल्दी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।